टॉपिक का नाम बताना मत, राइट? मुझे पता है कि ऐसा डर गहरी सबको रिव्यू सीरीज आज जिस हम आपने देख, चल ये कोई थ्योरी चैप्टर नहीं है, नाम थ्योरी अलग अलग होता है, इसमें अलग प्रूव करने की कोशिश की बेसिस ऑफ assumption। हेलो हेलो हेलो, माइक लगाना ही भूल गया मैं। आई थिंक आवाज आई होगी आपको कि हम जिस एफएम के जिस टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ठीक है, तो इसमें एक भाई साहब से आपको बड़ा डर लगता होगा, राइट? उस भाई साहब का नाम मोदिग्लानी एंड मिलर, NINOI, मोदिग्लानी एंड मिलर ट्रेडिशनल। डो नॉट वरी, बट हमने एक रूल बनाया था क्लास में और आपको ध्यान होगा कि उस रूल में मोदिग्लानी एंड मिलर में दो ही अप्रोचेज है, एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, राइट? उसका नाम अभी नहीं ले रहा, जब आएगा डिस्कशन तो हम करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कंपनी से कौन सी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं। अप्रोचेज दो ही टाइप की है, दो टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, तीसरे टाइप का कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर एक बैकग्राउंड अगर क्रिएट करने की कोशिश करें हम इस टॉपिक के लिए, तो वो बैकग्राउंड ये है कि इसमें चार अप्रोचेज हम पढ़ने वाले हैं, राइट? NI, NOI, मोदिग्लानी एंड मिलर और ट्रेडिशनल अप्रोच। मोदिग्लानी एंड मिलर एक ही अप्रोच है, राइट? M&M जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आएगा? तो आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ में ये टॉपिक इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखेगा जितने बाकी दूसरे टॉपिक आपको डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस कर रहे हो वहां हेल्प करेंगे। ये टॉपिक शायद उतना ज्यादा हेल्प ना कर पाए। बस ये टॉपिक इसलिए आपके कोर्स में है और इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपकी एनालिटिकल स्किल थोड़ी सी बढ़ जाए, राइट? कि ये होने पे, इन अजम्पशन के बेस पे ऑथर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो आपकी एनालिटिकल स्किल को भी जज कर रहे हैं आपका इंस्टीट्यूट, राइट? आपका मेरा दोनों का इंस्टीट्यूट, राइट? तो इस टॉपिक में हम एक एक बहुत डिटेल में एक एक टेक्निक की तरफ मूव करेंगे, राइट? NI पढ़ेंगे तो पूरी NI की बात करेंगे, NOI पढ़ेंगे तो पूरी NOI की बात करेंगे, मोदिग्लानी एंड मिलर। तो आप भी मिक्सअप मत करना, क्योंकि ये टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल बेस, और पता चला कि आपने मिक्सअप अगर कर दिया ना कि NI पढ़ रहे हैं तब मोदिग्लानी एंड मिलर सोच रहे हो, मोदिग्लानी एंड मिलर पढ़ रहे हो तो NI सोच रहे हो, तो दिक्कत आएगी। कीपिंग वन टेक्निक एट ए टाइम, जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा ही पढ़ना, और पूरा थ्योरेटिकल बेस है तो मैं ज्यादा इसकी प्रैक्टिकलिटी को भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट? क्योंकि ये ऐसा क्यों? क्योंकि आज की डेट में वैसा होना मुश्किल है, राइट? कुछ अजम्पशंस जो ले रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होना भी मुश्किल है, राइट? ध्यान होगा आपको क्लास में ये जब टॉपिक हमने पढ़ा था, तो हम हमारा माइंड जो है, जो बिजनेस माइंड है, उसको साइड रखेंगे और ऑथर्स के माइंड में एंटर होने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने इस अप्रोच को डेवलप किया, कि उन्होंने क्या सोचा था और वो जो सोच रहे थे उसी सोच में हम एंटर होने की कोशिश करेंगे, तो जाके टॉपिक में थोड़ा ठीक लगेगा, मजा आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के कुछ की फॉर्मूले हैं जिसको मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है, कि ये की फॉर्मूले अगर हमने देख लिए तो करीब करीब आपका बहुत हद तक ये टॉपिक के सारे फॉर्मूले एक जगह कवर हो जाएंगे, राइट? ये की फॉर्मूले एक साथ देखने की कोशिश मत करो, राइट? जब भी ऐसे ही बोर्ड पे एक साथ चीजें आती है तो हम सारी चीजें एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, राइट? मैंने बस लिखा इसलिए कि वो लिखने का टाइम थोड़ा सा बच जाए। क्वेश्चंस में मैं लिख नहीं रहा, क्वेश्चंस में हम साथ में लिखेंगे, राइट? फॉर्मेट में सब साथ में, लेकिन कंसेप्ट मैंने पहले से लिख दिया ताकि लिखने का टाइम बच जाए, केवल समझने का टाइम रहे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है KD। KD का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट अपॉन VD, राइट? ये याद कर लो अभी तुरंत के तुरंत, क्योंकि ये याद कर लिया ना तो आधा टॉपिक यहीं कहीं खत्म हो जाएगा, राइट? आधा टॉपिक खत्म हो जाएगा इन फॉर्मूले में, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के इर्द गिर्द ये टॉपिक घूमेगा। KD इज इक्वल टू, और हमें ये फॉर्मूले आते हैं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये पढ़ के आ चुके हैं, थोड़े से स्लाइड चेंजेस है। KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट का अमाउंट। बोले हमने तो ऐसा पढ़ा था कि इंटरेस्ट इंटू 1 - T डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट, हमने ऐसा पढ़ा था। बस इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पे बाद में जब हम अजम्पशन की लिस्ट लिखेंगे तो वहाँ अजम्पशन की लिस्ट में लिखा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स नाम की चीज ही नहीं होती, राइट?
नो कॉर्पोरेट टैक्स, तो उन्होंने अज्यूम कर लिया टैक्स नहीं है, तो फिर टैक्स के बिना फॉर्मूला आपका यही बनेगा, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन वीडी। करेक्ट। फिर हम गए वीडी पे, तो वैल्यू ऑफ डेट निकाल सकते हैं क्या, एक इसी फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ डेट निकाल लिया हमने कि वैल्यू ऑफ डेट इधर चला गया, केडी इधर आ गया, राइट। तो वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी, तो एक नया फॉर्मूला इसी से डेवलप हो गया, एक फॉर्मूला याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक बन रहा है। फिर केई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ई बाय पी, वो पर शेयर पढ़ा था, अगर उसको अमाउंट टर्म में लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। तो ये तो वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के ई आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट। मैथमेटिकली यू आर वेरी क्लियर। फिर के ओ की तरफ जाए तो के ओ का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन टोटल वैल्यू। जैसे जनरली हम के ओ का फॉर्मूला क्या करते हैं, के ओ का फॉर्मूला करते हैं के डी इंटू डी प्लस के ई इंटू ई, राइट, डिवाइडेड बाय डी प्लस ई। डी प्लस ई का मतलब टोटल वैल्यू, ये मैच कर रहा है। अब के डी इंटू डी करोगे तो इंटरेस्ट आता है, प्लस के ई इंटू ई करो तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आता है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को हम पीएटी बोल सकते हैं क्या, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस। आगे एक अजम्पशन आएगी कि प्रेफरेंस नाम की कैपिटल नहीं होती, तो ये पीएटी हो गया। पीएटी में इंटरेस्ट जोड़ते तो क्या आता है, पीएटी में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो क्या, बोले पीएटी, अभी तो टैक्स भी है बीच में, टैक्स नाम की चीज ही नहीं है, तो पीएटी और पीबीटी दोनों क्या हो गए, सेम। गेटिंग माय पॉइंट। अब पीबीटी में इंटरेस्ट जोड़ोगे तो क्या होगा, ईबीआईटी। तो बात वही है कि अगर आप वो फॉर्मूला भी लगाते हो कि केडी के ओ इज इक्वल टू, यानी कि WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला वो टेबल बना के हम सॉल्व करते हैं, वैसा भी करोगे तो यही फॉर्मूले पे आप पहुंचोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अजम्पशंस, राइट। कि टैक्स नाम की चीज नहीं है और प्रेफरेंट डिविडेंड नाम की चीज नहीं है, राइट। ये दो चीजें उन्होंने आगे अजम्पशन के हिस्से में से रखी है, मतलब ये दो चीजें आपके इस सिलेबस से हटा दी, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही बना। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन के ओ। फटाफट से इसको याद कर लो यार अभी का भी। के डी बिना देखे बोलना है ना, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन वीडी, राइट। तो देयरफॉर वीडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन के डी। वीई वैल्यू ऑफ इक्विटी, ध्यान से सुनना, मैंने फॉर्मूला पूछा वीई, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के ई, के इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वी, ठीक। टोटल वैल्यू आएगा ईबीआईटी अपॉन के ओ, राइट। देयरफॉर के ओ इज इक्वल टू, राइट, मैंने उल्टे सीधे बोले हैं लेकिन आपके माइंड में ये सारे फॉर्मूले होने चाहिए। के ओ इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन टोटल वैल्यू, करेक्ट है। ये फॉर्मूले याद कर लिया तो ये चैप्टर आधा आपका यहीं खत्म हो गया, ठीक। और आगे बढ़े, और अब पहली अप्रोच की तरफ मूव किया हमने, वो है NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच अल्टीमेट क्या बोल रही है, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, आप पहले से पढ़ने की कोशिश मत करना, बोर्ड पे बहुत सारा डेटा एक साथ प्रेजेंट होगा तो आप मत पढ़ना, राइट। रूल ही बना लो कि मेरे साथ चलोगे आप, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते हुए जाओगे और उसी टाइम उसको देखते हुए जाओगे। NI अप्रोच का अल्टीमेट कंक्लूजन जो है वो ये है कि NI अप्रोच ने बोला वैल्यू ऑफ फर्म या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम केओ का नाम दे रहे हैं, केओ इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा इलोबरेट करके बोलूं तो ये बोलूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप कोई चेंज करोगे तो उसकी डिपेंडेंसी किसके, राइट, वैल्यू ऑफ फर्म और केओ पे है, राइट। रिवर्स है, वैल्यू ऑफ फर्म और केओ की डिपेंडेंसी कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में आप अगर कोई चेंज करोगे तो उसका इंपैक्ट किस पे देखने को मिलेगा आपको, उसका इंपैक्ट केओ या वैल्यू ऑफ फर्म पे देखने को मिलेगा। अब बोल रहे हो ठीक है ना यार, वैसे भी ऐसी कौन सी खास बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज करेंगे हम तो उसका इंपैक्ट तो आएगा ही। बिल्कुल ठीक है, आपको जब ये पहली अप्रोच पढ़ रहे हो ना आप, तो ऐसा लग रहा है कि यार ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन अगली अप्रोच इसकी रिवर्स बात बोलेगी और वो भी अपने आप को प्रूव करेगी, तब जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसमें एक अप्रोच पढ़ते टाइम कंफ्यूजन नहीं है, एक अप्रोच फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी जब जाते हैं तब सब मिक्सअप हो जाती है और फिर आता है कि एक बात फेवर में कर रहा है, एक बात अनफेवर में कर रहा है, दोनों अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। यही कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, राइट। तो हम एक मेथड जब पढ़ रहे हैं तो उसके सारे अजम्पशंस और उसके सारे कंक्लूजन्स हम एक साथ पढ़ेंगे, करेक्ट। इसकी की अजम्पशंस क्या है, ऐसा ये बोलने से पहले की अजम्पशंस ले रहे हैं। की अजम्पशंस क्या है, ये बोल रहे हैं केडी इज कांस्टेंट,
मतलब केडी सेम होगा। डेट का लेवल आपका कुछ भी हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़, एक बार अगर केडी आ गया तो वो केडी कांस्टेंट रहेगा। डेट के लेवल में चेंज होने पे केडी में चेंज नहीं आएगा। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऐसा चेंज होता है, राइट, कि डेट का लेवल जैसे जैसे अलग अलग होता जाता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट अलग अलग होता हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, केई इज कांस्टेंट, केई भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। एक बार केई अगर आ गया तो वो हर लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। केडी और केई में अगर रिलेशन देखें तो ये वाला जो केडी है वो केई से कम होगा, कांस्टेंट तो होगा लेकिन कम होगा, राइट। जो भी आपका केई होगा उससे कम होगा। नो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नाम की चीज नहीं होगी। ओनली 2 टाइप ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट, दैट इज डेट एंड इक्विटी, राइट। एक थ्योरी क्वेश्चन भी है ये, कभी कभी एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एनआई अप्रोच का अजम्पशन नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अजम्पशंस है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, राइट। तो ये अजम्पशंस को ऐसा इग्नोर मत कर देना, इनको याद करना जरूरी है, हमारे एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट पार्ट प्ले करेंगे। अल्टीमेट टारगेट क्या है, इस कंक्लूजन से टारगेट निकलेगा कि एनआई अप्रोच में हम करेंगे क्या है, यही समझ नहीं आ रहा कि करेंगे क्या। चलो क्या बोला ये समझ आया। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म या केओ जो है वो डिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो केओ में चेंज आएगा। अब ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं तो कैलकुलेट करके बताना भी पड़ेगा इनको कि भैया केओ में चेंज आएगा तो कैलकुलेट करके बताओ कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर ये केओ, ये कैपिटल स्ट्रक्चर ये केओ, राइट। तो पता चल जाएगा कि अलग अलग है कि सेम है, राइट। तो ये कैलकुलेट करके बताएंगे। मतलब अल्टीमेट इस अप्रोच का टारगेट जो होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, केओ। अब केओ का फॉर्मूला कौन सा है, राइट, बिना देखे, राइट, यहाँ प्रिंटेड है लेकिन देखना मत, बिना देखे अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा, केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो यहाँ ये छोटा सा फॉर्मूला लिखा, लेकिन इस छोटे से फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डेटा चाहिए, ईबीआईटी तो चलो मान लो डायरेक्ट गिवन होगा, लेकिन आपको टोटल वैल्यू चाहिए। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ डेट अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो एक टेबल, इसके जस्ट बाद में एक टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ जो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर कर देगी, और ये इसका फॉर्मेट है, आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है, राइट। कि एक टेबल जैसे ही आएगी आपको समझ आ जाएगा कि एनआई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इस टेबल को भी एक बार में देखने की कोशिश मत करना, एक एक चीज में समझाऊंगा। जैसे ये कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, दोनों कंपनी सेम है, सेम रिस्क क्लास को बिलोंग करती है, बस चेंज इतना है कि एक प्योरली इक्विटी है और एक डेट प्लस इक्विटी है, ठीक। आपको ईबीआईटी गिवन होगा, राइट, आपको ईबीआईटी गिवन है, जिसको मैंने अभी ए नाम दे दिया, बाद में कनेक्ट करूंगा मैं। एग्जाम में आपको ऐसा देने की जरूरत नहीं है, राइट, बस केवल समझाने के लिए टेबल बनाया कि ए नाम दिया है इसको। ईबीआईटी आपको अवेलेबल होगा, ईबीआईटी में से माइनस इंटरेस्ट करोगे तो क्या आता है, वैसे तो ईबीटी आता है, लेकिन ईबीटी माइनस टैक्स करते हो, टैक्स नाम की चीज ही नहीं है, राइट। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करते हो, वो भी नहीं है आपके पास, मतलब सीधा सीधा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर आ जाएगा क्या, कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया, बाकी चीजें है ही नहीं, तो सीधा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर आ गया, नॉर्मल है। अब इस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर को डिवाइडेड बाय अगर मैं के कर दूं तो क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देख के आया, राइट, कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर को डिवाइड बाय के कर देंगे तो आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। लेकिन क्या होगा, ये ध्यान से सुनना, क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जब होगा ना, क्वेश्चन जब करोगे आप और क्वेश्चन के डेटा जब देखोगे तो पता चलेगा के आपको इस प्लान का गिवन होगा, प्योरली इक्विटी प्लान का आपको के गिवन होगा, लेकिन इस प्लान का के मिसिंग होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये के एक बार अगर आ गया तो के शुड बी कांस्टेंट एज पर अजम्पशन, तो यही के हम यहां मान लेंगे। डेट्स वाई मैंने ये एरो बना के लिखा कि जो के यहां होगा वही के यहां सेम आएगा, करेक्ट। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना है। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों का आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी में हम वैल्यू ऑफ डेट जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, कि मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, आपको इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो इंटरेस्ट के अमाउंट को डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के रेट से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। हमने इसको ए सिंबॉलिक नाम दिया था, इस ए को डिवाइडेड बाय बी कर दें, ए को डिवाइडेड बाय बी कर दें तो क्यू आ जाएगा। अल्टीमेट टारगेट इज क्यू, श्योर। हालांकि हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट और किया था कि अगर टैक्स आ जाए तो क्या होगा, अगर टैक्स आ जाए तो क्या होगा, राइट, उसकी चर्चा हम करेंगे। टैक्स आ जाए तो इस स्टेटमेंट में आप खुद सोचो, आप खुद सोच के बताना कि अगर टैक्स आ जाए तो इस स्टेटमेंट में क्या चेंजेस आएंगे। कि ये जो है ये अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर नहीं होगा, ये क्या होगा, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर, करेक्ट। डिवाइडेड बाय के कर देंगे
जो हमारे पास है, फिर सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे, प्लस वैल्यू ऑफ डेट कर देंगे, राइट, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। मतलब टैक्स आने पे आई डोंट थिंक सो कि इस स्टेटमेंट में आपको कोई दिक्कत होने वाली है। मतलब NI विदाउट टैक्स और NI विथ टैक्स में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है और लॉजिकल चेंजेस है जो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चेंज जिस पे आपको फोकस शिफ्ट करना होगा, ये NI विद टैक्स, बाद में मैं चार्ट प्रेजेंट करूंगा, डू नॉट वरी, इस स्लाइड में सब कुछ कवर्ड है, राइट, बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ओरली बता रहा हूं, राइट, कि उस केस में फॉर्मूला भी यही लगेगा, राइट, कि A डिवाइडेड बाय B, राइट, सब कुछ, और B कैलकुलेट करते टाइम माइनस टैक्स बीच में आएगा, सब कुछ वही है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी है कि KO इज इक्वल टू EBIT सीधा नहीं लेंगे, EBIT इंटू 1 माइनस टी करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना कि टैक्स आ जाए तो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मेट में टैक्स पार्टिसिपेट करेगा, वो तो क्लियर है, लेकिन इस फॉर्मूले में भी EBIT को आफ्टर टैक्स कर देना। EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, EBIT इंटू 1 माइनस टी, EBIT को सीधा आफ्टर टैक्स करने की बात कर रहा हूं। तो NI में टैक्स आना इज वेरी नॉर्मल, यहां कोई दिक्कत नहीं है कि टैक्स आ भी गया तो हमें दिक्कत नहीं होगी, राइट। अगली अप्रोच की तरफ मूव करें, सारे कंसेप्ट हम एक साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। जब सारे कंसेप्ट एक साथ होंगे तो आपको पिक करने में मजा आएगा कि कब कौन सा मेथड लगेगा। एक अप्रोच एक क्वेश्चन, एक अप्रोच एक क्वेश्चन। हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन में चले जाओ, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी अप्रोच लगने वाली है, राइट, डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा। तो बेहतर है कि हम वैसा ही पढ़ें जैसा एग्जाम में आने वाला है या एग्जाम में डील करने वाला है। गॉट इट, यहां तक क्लियर है, ये अप्रोच क्लियर है कि NI विदाउट टैक्स ये फॉर्मेट बनेगा, NI विथ टैक्स में ये PBT बन जाएगा, फिर माइनस टैक्स हो जाएगा, फिर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर टैक्स के बाद आएगा, और उसके बाद सेम डिवाइड बाय KE, वैल्यू ऑफ डेट प्लस करेंगे तो आ जाएगा टोटल वैल्यू, राइट। और जब फॉर्मूला लगाएंगे तो EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कर देंगे। गॉट इट, श्योर, बढ़े आगे। चलो अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड मेथड की तरफ, वो है NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये क्या बोल रही है? एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है, बस डिपेंडेंट की जगह क्या आ गया, इंडिपेंडेंट। ये बोल रहे हैं कि भैया वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होते, ये तो इंडिपेंडेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको जो चेंज करना है करो, क्यों चेंज नहीं होगा, तो फिर चेंज क्या होगा? तो ये बोल रहे हैं जो चेंज होगा वो चेंजेस रिफ्लेक्ट कहीं तो होंगे ना, वो चेंजेस होंगे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन में। मतलब ये बोल रहे हैं कि केई में चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो कहाँ होंगे, केई में। मतलब अल्टीमेट इनका टारगेट जो है वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ केई, और केई है तो फॉर्मूला आपको पता है कि कौन सा लगेगा, राइट, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। किन अजम्पशन के साथ ये बात कर रहे हैं? तो अजम्पशन इन्होंने थोड़ी मॉडिफाई कर दी, इन्होंने बोला क्यू इज कांस्टेंट, केई इज कांस्टेंट हटा दिया क्योंकि केई में तो चेंजेस होगा, तो केई हटा दिया, केडी इज कांस्टेंट, नो कॉर्पोरेट टैक्स और ओनली 2 टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज, ये 2 अजम्पशंस तो सब जगह कॉमन है, ये तो मान के चलना कि ये 2 अजम्पशन तो आनी आनी। एनआई और एनओआई का कंपैरिजन अगर करें तो एनआई बोल रहा है डिपेंडेंट, एनओआई बोल रहा है इंडिपेंडेंट। एनआई बोल रहा है जो भी चेंज आएगा वो केओ में आएगा, एनओआई बोल रहा है कि केओ तो भैया कांस्टेंट होगा, जो भी चेंज आएगा वो केई में आएगा, राइट। अब केई में आएगा तो केई का फॉर्मूला होगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज वेरी क्लियर, ये आपको पता है कि ये कैसे निकालते हैं हम, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर, हम पिछला टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वहां पे ये क्लियर है और आपको पता है, ये पहले से पता है, मैंने नहीं भी बताया होगा। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट करता है ये आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने टेबल में भी देखा है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर सिंपल, वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय केई। इस क्वेश्चन में केई नहीं होगा यार, इस क्वेश्चन में केई मिसिंग है, तो ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे। हाँ यार, बोले ये तो दिक्कत है यार, ये फॉर्मूला अगर लगाना होता, केई गिवन ही होता तो फिर हम तो केई डायरेक्ट बोल देते ना कि ये केई है। हमें तो केई कैलकुलेट करना है और केई कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, तो तरीका तो कोई और ढूंढना पड़ेगा, ये वाला तरीका काम करेगा नहीं, तो कोई और तरीका क्या ढूंढे। तो ध्यान से सुनना कि टोटल वैल्यू में क्या पार्टिसिपेट करता है, टोटल वैल्यू में वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों होता है क्या। अगर मैं टोटल वैल्यू पे पहुंच जाऊं और उस टोटल वैल्यू में से वैल्यू ऑफ डेट लेस कर दूं,
अगर मैं टोटल वैल्यू पे पहुंच जाऊं कैसे, और अगर उसमें से वैल्यू ऑफ डेट लेस कर दूं तो क्या बचेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इस वाली अप्रोच में हम पहले टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैल्यू के बाद उसमें से वैल्यू ऑफ डेट लेस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। फिर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो आपको पता है, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फिर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कैलकुलेट किया वो कर दो तो KE आ जाएगा। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो इसी की एक टेबल मैंने फिर प्रेजेंट की है आपको समझाने के लिए, राइट। वो टेबल है कुछ ये, जहां पहले हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम वैल्यू ऑफ डेट लेस कर रहे हैं। अब सवाल ये कि टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, इसका भी फॉर्मूला पड़ा है, की फॉर्मूले की लिस्ट में याद है क्या? टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT को KO से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट लेस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ खास बात जो ध्यान रखने वाली है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये देखने में आसान लग रहा है कि लेकिन क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जिसको मैं यही डील करना चाहूंगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि KE फॉर द प्योरली इक्विटी कंपनी इज 18%, ये लिखा होगा। KO गिवन ही नहीं होगा, KO क्वेश्चन में जो कि हमें डिवाइड करके वैल्यू निकालना है वो गिवन ही नहीं होगा। ऐसा लिखा होगा KE फॉर द प्योरली इक्विटी कंपनी इज 18%। तो आप मुझे बताना कि प्योरली इक्विटी कंपनी मतलब उसमें और कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, तो प्योरली इक्विटी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ओवरऑल कॉस्ट सेम ही होगा क्या? क्योंकि ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी है और इक्विटी की कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट बनेगी। तो जो KE होगा, राइट, मैंने हिंदी में लिखा है बड़े आसान शब्दों में कि जो KE होगा वही KO होगा, जो KE होगा वही KO होगा। और जैसे ही एक बार KO आया कि अजम्पशन आ गई क्या कि KO इज कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो दूसरी कंपनी में भी वही KO एज इट इज पार्टिसिपेट कर जाएगा। इस कंपनी का KE और KO दोनों इक्वल है और एक बार KO आ गया तो वो KO इधर क्या हो जाएगा, सेम। फिर तो कहानी नॉर्मल है, फिर आप कनेक्ट कर जाओगे। श्योर, गॉट इट। एक बार वैल्यू ऑफ इक्विटी आया तो KE आ ही जाएगा क्योंकि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमें आता है। ये 2-3 स्टेप में आंसर निकलेगा। स्टेप नंबर 1 हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 हम अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालेंगे और स्टेप नंबर 3 हम KE निकालेंगे। KE में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे, राइट। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे। तो आपके माइंड में अगर टारगेट क्लियर होगा ना कि हमें निकालना क्या है, तो आपके माइंड ऑटोमेटिक अगली कैलकुलेशन पर पहुंच जाएगा कि यार क्या क्या चाहिए इसके लिए। हमें KE निकालना है तो KE के लिए 2 एलिमेंट चाहिए। इससे पहले वाली अप्रोच में हमको KO निकालना था तो हमें KO में 2 चीजें चाहिए, EBIT और टोटल वैल्यू। अब वो दोनों गिवन था तो एक ही टेबल में काम हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमें 2 एलिमेंट जो चाहिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये दोनों गिवन जनरली नहीं होंगे तो दोनों हमें कैलकुलेट करने होंगे। दैट्स व्हाई हम 3 स्टेप में जा रहे हैं कि 2 स्टेप में हम इन दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं और तीसरी स्टेप में आंसर ले जा रहे हैं। NI में हमने एक ही स्टेप में कर दिया क्योंकि एक ही टेबल में हमारे सारे एलिमेंट आ गए। तो वो तो जजमेंट बनेगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन कि हमारे पास कौन सी चीज अवेलेबल है और कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। अगर इसमें टैक्स आ जाए तो क्या होगा, अगर इसमें टैक्स आ जाए तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। NI में टैक्स आया तो वो हमें दिक्कत नहीं करा, लेकिन NOI में टैक्स आ जाए तो दिक्कत करेगा, राइट। और इसका पूरा खेल चेंज हो जाएगा, राइट। वो टैक्स वाली कैलकुलेशन मैंने लिखी है सबसे आखिरी में, राइट। NI विद टैक्स अगर जाते हैं तो ये मैंने जो उस टाइम डिस्कस किया था वो सब कुछ इस चार्ट में कवर किया है हमने, राइट। एक बार फिर देख लेते हैं कि NI विद टैक्स में चेंज ज़्यादा नहीं आ रहा कि यहाँ पे EBIT माइनस इंटरेस्ट किया तो EBT आ गया, माइनस टैक्स कर दिया, एक नया एलिमेंट जो एंटर हुआ वो यही हुआ, राइट। टैक्स माइनस कर दिया तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आया, डिवाइड बाय KE किया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, वैल्यू ऑफ डेट जोड़ा तो टोटल वैल्यू आया। फिर EBIT इंटू 1 माइनस टी को, मतलब इसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो EBIT इंटू 1 माइनस टी को डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कर दिया तो हम KO पे पहुंच गए, राइट। ये हमने थोड़ी देर पहले समझा। लेकिन NOI विद टैक्स में क्या होगा, ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे। NOI विद टैक्स में क्या होगा, NOI अगर विदाउट टैक्स होता तो दोनों फॉर्म की वैल्यू क्या होती है, विदाउट टैक्स में दोनों फॉर्म की वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन टैक्स अगर आ गया ना, NOI विद टैक्स में टैक्स अगर आ गया, राइट, तो क्या होगा, यहां पे
वो 5 स्टेप में आंसर कैलकुलेट करना होगा, याद आ गया होगा आपको। मैं बस बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूं पहले, फिर उसके बाद हम बोर्ड पे देखेंगे। अभी ध्यान ही मत दो बोर्ड पे क्या लिखा है, राइट। एक बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूं। ये दो टाइप की फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है लिवर्ड फॉर्म, एक फॉर्म होती है अनलिवर्ड फॉर्म। लिवर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो फॉर्म जो डेट यूज कर रही है, और अनलिवर्ड फॉर्म का मतलब वो फॉर्म जो डेट यूज नहीं कर रही है, मतलब प्योरली इक्विटी फॉर्म। तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट नहीं है तो आप अनलिवर्ड फॉर्म हो, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट है तो आप लिवर्ड फॉर्म हो। तो जब टैक्स नहीं था ना, तो लिवर्ड फॉर्म और अनलिवर्ड फॉर्म दोनों की वैल्यू सेम थी क्या? क्योंकि ईबीआईटी अपॉन केओ तो हमने सेम ही किया था, केओ इज कांस्टेंट, तो टोटल वैल्यू दोनों फॉर्म की सेम आई थी, राइट। लेकिन टैक्स आने पे सारी चीजें तो सेम रहेगी, लेकिन लिवर्ड फॉर्म, मान लो ये वाली फॉर्म लिवर्ड है, ये वाली फॉर्म अनलिवर्ड है, तो लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू स्लाइड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लिवर्ड फॉर्म में डेट पे एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा जो अनलिवर्ड को नहीं मिलेगा। तो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, अनलिवर्ड फॉर्म लिवर्ड फॉर्म दोनों पहले इक्वल थे, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस किया, तो ये वाली फॉर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि इस पे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डी इंटू टी। याद आ गया होगा आपको ये कंसेप्ट कि डी इंटू टी यानी कि डेट का अमाउंट इंटू टैक्स रेट। तो ये टैक्स बेनिफिट वाला एलिमेंट हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड ऑन कर देंगे। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें अनलीवर्ड की वैल्यू चाहिए पहले, तो अनलीवर्ड की वैल्यू हम निकालेंगे कुछ ऐसे जो हमें पहले से आता है। देख लो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करेंगे जो कि जीरो होगा, अनलीवर्ड फॉर्म में तो इंटरेस्ट तो होगा नहीं, तो वही ईबीटी हो जाएगा। ईबीटी में से टैक्स लेस करेंगे क्योंकि टैक्स वाला कंसेप्ट समझ रहे हैं, एट द रेट समथिंग टैक्स जो भी होगा वो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड बाय के करेंगे, राइट, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होगा क्योंकि इसमें और कोई कैपिटल स्ट्रक्चर है ही नहीं, राइट। टोटल कैपिटल ही आपकी इक्विटी की कैपिटल है, तो आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। श्योर, सारे कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। सारे कंसेप्ट समझने के बाद इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो जहन में चीजें रखते हुए जाना, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये चीजें वापस से रिकॉल हो जाएगी आपकी। हम कंसेप्ट एक जगह ले रहे हैं। अब एक बार ये आ गया ना, तो उसके बाद की कहानी ऑटो कनेक्टेड है, उसके बाद की कहानी समझने की जरूरत ही नहीं। ये 2 स्टेप तक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्टेप के बाद ये क्वेश्चन नॉर्मल है। एनओआई कर रहे हैं हम, और एनओआई का टारगेट क्या होता है? एनओआई का टारगेट होता है केई की कैलकुलेशन। अब केई के लिए हमें कौन से एलिमेंट चाहिए होता है? केई के लिए हमें एक तो चाहिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और एक चाहिए वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये दोनों चाहिए, तो अगली 2 स्टेप में हम वही कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लिवर्ड फॉर्म, कि ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आपने निकाली, ये तो टोटल वैल्यू है, ये तो टोटल वैल्यू है। इस टोटल वैल्यू में से, जो कि हमने ये वाली वैल्यू यहां पे ले ली, इस टोटल वैल्यू में से अगर वैल्यू ऑफ डेट लेस करूंगा तो ही तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा। समझ पा रहे हो आप, राइट। तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, करेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट क्या ही है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया, अब अगली स्टेप में मैं क्या निकालूंगा? आप खुद बताओ, चलो अगली स्टेप में मैं क्या निकालूंगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बिल्कुल ठीक है, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाल लूंगा। ये कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ईबीआईटी में से सारी चीजें लेस करते हो जाओ, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर स्टेप नंबर 4 को अगर मैं स्टेप नंबर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या ही आ जाएगा? यस या नो? करेक्ट है क्या? तो एनओआई विद टैक्स में 5 स्टेप में आंसर आएगा, जिसमें शुरुआत की 2 स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म कैलकुलेट करना है, अनलीवर्ड के बाद वैल्यू ऑफ लीवर्ड में एक फॉर्मूला लगाना है कि अनलीवर्ड प्लस डी इंटू टी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि टैक्स आने की वजह से डी इंटू टी से उस फॉर्म की वैल्यू बढ़ गई। जो पहले दोनों इक्वल हुआ करते थे, अब दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक फॉर्म को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू में इजाफा देखने को मिलेगा। करेक्ट है क्या? तो एनआई विदाउट टैक्स, एनआई विद टैक्स, एनओआई विदाउट टैक्स, एनओआई विद टैक्स। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है? कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा दे देंगे, राइट। अगली अप्रोच हमने पढ़ी नहीं अभी, बट कभी अगर ऐसा बोले कि M&M मोदिग्लानियन मिलर M&M विथ टैक्स अप्रोच सॉल्व करो। अब आप बोलोगे यार M&M विथ टैक्स, ये तो समझ ही नहीं आ रहा यार, M&M विथ टैक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं। M&M विद टैक्स अगर आए तो आप एनओआई विद टैक्स ध्यान में रखना, बस
एनओआई विद टैक्स आता है ना, तो एनओआई विद टैक्स को अप्लाई कर देना, क्योंकि एमएडएम और एनओआई सेम बात करते हैं। अगली अप्रोच आ रही है मोदिग्लानी एंड मिलर, जिसमें एग्जैक्टली इन्होंने सेम बात बोली। वो क्या सेम बात बोली कि वैल्यू ऑफ फर्म और KO इज इंडिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली सेम बात बोली, तो अलग अप्रोच क्यों बनी? बस अलग अप्रोच इसलिए बनी कि इन्होंने अपने आप के सपोर्ट में अपने सपोर्ट में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस दी, राइट, एक एक्स्ट्रा पार्ट फ्रॉम एनओआई, वो एक्स्ट्रा पार्ट दिया आर्बिट्रेज प्रोसेस। दैट्स व्हाई ये अप्रोच एनओआई से थोड़ी सी अलग बनी, राइट। ऑथर्स ने इसको बुक्स में शामिल इसीलिए करवा पाए, राइट, ताकि ये एनओआई से अलग रिप्रेजेंटेशन दिखे, बात वही बोले लेकिन तरीका अलग दिखे। तरीका अलग दिखे तो फिर उनका नाम बुक्स में आएगा ही आएगा, राइट। एक बंदे का समझाने का तरीका अलग था, दूसरे बंदे का समझाने का तरीका अलग है, बात सेम बोलना चाह रहे हैं, राइट। एनओआई और एमएनएम बात सेम बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने प्रोसेस, अपने उस सपोर्ट में आर्बिट्रेज प्रोसेस दी। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, याद आ रहा होगा आपको ध्यान में। नो एडिशनल रिस्क, याद आ रहा है, क्लास में सारी चीजें की थी। नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नो एडिशनल रिस्क और पॉजिटिव रिटर्न इज कॉल्ड आर्बिट्रेज प्रोसेस, राइट। अब इसको हम सिंपल वर्ड में बोले तो विदाउट एनी रिस्क, बिना किसी रिस्क के अगर आपको कोई रिटर्न मिल जाए तो उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं, राइट। आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि कोई रिस्क नहीं लिया हमने और कमा लिया, तो आर्बिट्रेज है, करेक्ट, ठीक। अब इसके की अजम्पशंस, मजा आएगा आपको इन की अजम्पशंस को सुन के, सब कुछ याद होगी सही। की अजम्पशंस में पहली अजम्पशन परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट मतलब इसकी कुछ अलग अलग अजम्पशंस है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट में पहली अजम्पशन है कि शेयर्स कैन बी इनफाइनाइटली डिविजिबल। शेयर के जितने टुकड़े करना चाहो कर सकते हो। हालांकि इंडियन मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है, आपको शेयर मिनिमम एक खरीदना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आधा शेयर भी खरीदना है तो खरीद सकते हो, आपको 1.5 शेयर खरीदना है तो खरीद सकते हो, राइट। मतलब आपके पास 10,000 रुपए है और 10,000 के जितने शेयर आ रहे खरीद लो। अब वो चाहे फ्रैक्शन में आ रहे तो फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो। ऐसी अजम्पशन मान ली कि शेयर्स कैन बी इनफाइनाइटली डिविजिबल, ठीक है। फिर अगला बोला इन्होंने कि इन्वेस्टर कैन बोरो एट द सेम रेट एट विच फर्म कैन। मतलब जिस रेट पे कंपनी बोरो कर सकती है उस रेट पे इन्वेस्टर भी बोरो कर सकता है, ये इन्होंने मान लिया। हालांकि दोनों में फर्क होता है, कंपनी के नेगोशिएशन अपनी स्टेज पे होता है, राइट। इन्वेस्टर के नेगोशिएशन अपनी स्टेज पे होता है, वो कंपनी को बीट नहीं कर पाता, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री जिस रेट पे लोन ले रही है उस रेट पे आप बोलो कि यार मैं भी उसी रेट पे लोन ले लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अजम्पशन का हिस्सा है तो मानना पड़ेगा। अगली अजम्पशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन आर परफेक्ट एंड अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब इंफॉर्मेशन जो मार्केट में है वो परफेक्ट है और सभी को अवेलेबल है बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। खबर पक्की है, ठीक। इन्वेस्टर्स आर रैशनल, इन्वेस्टर्स समझदार है, इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, इन्वेस्टर्स एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। वो सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ऐसा मान लिया गया। और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जितने भी मार्केट में काम कर रहे हैं सब समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कोई भी सौदा करो, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी, कोई कमीशन नहीं लगेगा, राइट। सब समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक। फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेम रिस्क क्लास इजीली। मतलब दो फॉर्म है, उसको अगर सेम रिस्क क्लास में बांटना है तो बहुत आसान है, राइट। मैं बोल रहा हूँ अगेन, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि दो भाई भी अगर सेम बिजनेस करें तो दोनों की रिस्क अलग अलग होती है। हम इस दोनों की रिस्क को सेम आइडेंटिफाई करके पूरे मार्केट में हम अगर दो कंपनी ऐसी ढूंढ के ले आए कि ये दो कंपनी ऐसी है भैया, कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों की रिस्क क्लास सेम है, तो मैं मान ही नहीं सकता। हर कंपनी की अपनी अपनी रिस्क क्लास है, हर कंपनी की अपनी अपनी रिस्क है, राइट। दोनों की रिस्क सेम आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बोल दिया आसान है, तो आसान है तो मान लो। नो कॉर्पोरेट टैक्स, ओनली 2 टाइप ऑफ कैपिटल, ये तो सब में ही आना है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब जितना कमाएंगे ये मान लिया जाएगा कि पूरा का पूरा क्या कर देंगे, बांट देंगे। 0% रिटेंशन रेशियो, कोई भी पैसा रोक के नहीं रखेंगे, जो कमाया बांट देंगे। आगे के फ्यूचर प्लान के लिए हम पैसा नहीं रोकेंगे। ये अजम्पशंस ऑफ मोदिग्लानी एंड मिलर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, श्योर। लेकिन मोदिग्लानी एंड मिलर का मजा तो तब आएगा, मोदिग्लानी एंड मिलर का, कि जब हम वो प्रोसेस समझेंगे, कि आर्बिट्रेज गेन समझेंगे, कि एक फर्म की वैल्यू दूसरे फर्म की वैल्यू ये है, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे तो कितना कमाएंगे एंड सो ऑन। तो वो हम क्वेश्चन के साथ ही डील करेंगे, राइट। अगर कंसेप्चुअल बात करें, कंसेप्चुअल हिस्सा यहीं तक का है, राइट। उसके बाद आया ट्रेडिशनल और आखिरी अप्रोच, राइट। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है कि जैसे जैसे आप डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाओगे, राइट, आपकी फर्म में डेट का अमाउंट बढ़ाते हुए जाओगे, राइट। जैसे जैसे आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता हुआ जाएगा, आपका क्यू गिरता हुआ जाएगा, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, राइट। आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता हुआ जाएगा, लेकिन अप टू ए लिमिट,
एक लिमिट के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए, राइट। पता चला आप बोलो यार डेट बढ़ रहा है, राइट, और क्यों गिर रहा है, तो और काम और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और बढ़ाने पे भी रिस्क बढ़ जाएगी। और अगर आपने एक लिमिट के बाद भी बढ़ाया तो लिमिट के बाद अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई हो गया तो क्यू में ड्रास्टिक चेंज आएगा। इवन ऐसा, इस पे तो 2 एरो बनाने चाहिए। क्यू में बढ़ेगा नहीं, क्यू अच्छा खासा बढ़ेगा, राइट। क्यू में जिस पेस से वो गिर रहा था उससे ज्यादा पेस से बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर आप इस स्लॉप से भी आइडेंटिफाई करो तो ये गिरता हुआ स्लॉप थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जब बढ़ रहा है तो एकदम ऐसे फ्लैट बढ़ रहा है। इसको रिप्रेजेंट इसीलिए ऐसे किया गया कि जब डेट इक्विटी रेशियो एक लिमिट के बाद क्रॉस हो जाता है तो फिर क्यू में ड्रास्टिक चेंज आना लग जाता है, राइट। क्यू बहुत स्पीडली चेंज होता है, करेक्ट है क्या? श्योर। तो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल पार्ट। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे शायद कनेक्टिविटी वैसी ना बने। जो हमने सीखा है उसको एक बार अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करके आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे होना है। तो हम एनआई एनओआई विद टैक्स, विदाउट टैक्स, हम सारे करेंगे। एनआई विद टैक्स, एनओआई विद टैक्स, एनआई विदाउट टैक्स, एनओआई विदाउट टैक्स, ये सारे करेंगे तो समझ आएगा कि विद टैक्स और विदाउट टैक्स में क्या फर्क है, राइट। और उसके बाद मोदिग्लानी और मिलर के हम क्वेश्चंस करेंगे, जहां हम लिवर्ड टू अनलिवर्ड और अनलिवर्ड टू लिवर्ड में शिफ्ट होना सीखेंगे। और उसके बाद ट्रेडिशनल का एक क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट। तो तैयार हो? तो एक क्वेश्चन है हमारे नोट्स में जो सारे कंसेप्ट एक ही साथ डील कर लेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 4 कि एनआई एनओआई विद टैक्स लिखा है इन्होंने, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे आंसर्स पे तो इन्होंने विदाउट टैक्स भी पूछा है। तो एक ही क्वेश्चन में चारों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कि एनआई विद टैक्स, एनओआई विद टैक्स, एनआई विदाउट टैक्स, एनओआई विदाउट टैक्स। पूरा क्वेश्चन पढ़ें एक बार तो शायद ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फॉर्मेट ध्यान में रखना, टारगेट ध्यान में रखना। मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है। अगर आपके माइंड में टारगेट है तो बहुत आसान है कि एनआई का टारगेट होता है क्यू, एनओआई का टारगेट होता है केई। ये ध्यान में है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। हम एक अप्रोच को जब पढ़ेंगे तो उसका टारगेट ही ध्यान में रखेंगे और उसके डेटा ही ध्यान में रखेंगे, दूसरी अप्रोच का डेटा मिक्सअप नहीं करेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, दो कंपनी है, आर इन द सेम रिस्क क्लास एंड आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, राइट। ये लाइन कॉमन होगी जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के क्वेश्चन होंगे। एक्सेप्ट दैट द कंपनी एक्स यूजेस दैट, मतलब कंपनी एक्स यूजेस दैट मतलब कंपनी एक्स लीवर्ड फॉर्म है, while the company Y does not, right। कंपनी X uses debt, Y कंपनी Y does not मतलब कंपनी Y unlevered फॉर्म है, प्योरली इक्विटी फॉर्म है। The levered firm has 18 lakh debentures, levered firm has 18 lakh मतलब कंपनी X 18 लाख के डिबेंचर है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ROI is 20%, राइट। ROI 20%, रिटर्न ऑन रेशियो एनालिसिस में हमने ये पढ़ा हुआ है, राइट। हमारे रिवीजन सेशंस में भी लेटर ऑन रेशियो एनालिसिस कवर होगा, तो डू नॉट वरी, राइट। लेकिन एक बता दूं कि आरओआई का एक फॉर्मूला होता है, राइट। आरओआई का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ईबीआईटी पे बेस्ड होता है वो फॉर्मूला, प्री टैक्स वाला, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। और यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे तो टोटल असेट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन टोटल असेट दिया है, तो टोटल असेट्स पे भी बेस्ड हो सकता है आरओआई, तो ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट, राइट। तो 30 लाख का 20% हम जब करेंगे, 30 लाख का 20%, तो ये जो 6 लाख आएगा वो 6 लाख हमारे लिए क्या होगा, ईबीआईटी। क्वेश्चन ने डायरेक्ट ईबीआईटी नहीं दिया, घुमा फिरा के ईबीआईटी के कैलकुलेशन दी, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स रेट 35%, कैपिटलाइजेशन रेट फॉर प्योरली इक्विटी स्ट्रीम, बोला ना मैंने कि ये हमेशा केई जो है वो प्योरली इक्विटी कंपनी का ही देंगे। यहाँ पे प्योरली इक्विटी कंपनी कौन सी है, कंपनी वाई, तो कंपनी वाई का इन्होंने 15% केई दिया है। ये हमें पता है कि कंपनी वाई का केई और केओ दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, करेक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू and overall cost of capital of company X and company Y using NI approach। obviously NI approach जब भी बोलेंगे तब वो KO ही पूछेंगे, और राइट, और वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग NOI अप्रोच, राइट। तो NOI अप्रोच जब भी बोलेंगे तो वो KE की बात करेंगे, राइट। आप कभी कभी क्वेश्चन अगर NI और NOI का नाम भी ना देना तो भी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन अगर KO पूछ रहा है तो जहन में आप NI ले आओ, क्वेश्चन अगर KE पूछ रहा है तो जहन में आप NOI लेके आ जाओ, करेक्ट है। विथ नो कॉर्पोरेट टैक्स और विद टैक्स, विथ नो कॉर्पोरेट टैक्स और विद टैक्स, मतलब हम एनआई विदाउट टैक्स करेंगे, फिर एनआई विथ टैक्स करेंगे, फिर एनओआई विदाउट टैक्स करेंगे, फिर एनओआई विद टैक्स करेंगे। तो चारों क्वेश्चंस
एक ही जगह कवर हो जाएंगे। ये एक मास्टर क्वेश्चन है जिसमें सारे कंसेप्ट एक ही जगह अप्लाई हो रहे हैं, राइट। ठीक है, तो चलो हम आ जाते हैं स्लाइड में और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव होते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं एन आई विदाउट टैक्स, एन आई विदाउट टैक्स। और एन आई जब भी करते हैं हम, तो क्या आपको ये पता है क्या कि एन आई करते हैं तो टारगेट क्या है, के ओ, राइट। के ओ टारगेट है। के ओ निकालने के लिए फॉर्मूला भी जहन में है क्या, कि के ओ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं EBIT अपॉन टोटल वैल्यू। मतलब पहले हमें टोटल वैल्यू पे फोकस शिफ्ट करना होगा और फिर फॉर्मूला लगाना होगा, राइट। तो इसकी शुरुआत जो होगी, राइट, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, शुरुआत जो होगी वो होगी EBIT से, राइट। EBIT कितना है, 6 लाख हम निकाल चुके हैं अभी, 6 लाख, 6 लाख माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपनी एक्स में ही आएगा 1,80,000, कंपनी वाई तो प्योरली इक्विटी है तो यहां नहीं आएगा। और क्योंकि विदाउट टैक्स है तो यही फाइनल आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा, राइट। 4,20,000 और 6 लाख। क्या क्लियर है यहां तक की कहानी? क्योंकि इसके बाद टैक्स तो आएगा ही नहीं ना, टैक्स है ही नहीं, हम विदाउट टैक्स कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। डिवाइडेड बाय केई। अब केई यहां का तो गिवन है 0.15, राइट। देखो आप प्योरली इक्विटी स्ट्रीम का केई तो गिवन है 0.15, दूसरे का केई नहीं है। आपको ध्यान होगा, राइट, अजम्पशन का हिस्सा है कि जो केई यहां होगा वही केई यहां पे भी होगा, 0.15 इज इट इज शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 0.15 आ गया, राइट। 6 लाख डिवाइड बाय 0.15, 4,20 डिवाइड बाय 0.15, 28 लाख। ये आ गया क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी। और 6 लाख डिवाइड बाय 0.15, 40 लाख। अब इसमें जोड़ देंगे हम वैल्यू ऑफ डेट, जो कि डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ डेट। लेकिन किस में जुड़ेगा, केवल एक्स में, क्योंकि एक्स में ही वैल्यू ऑफ डेट है, यहां 0। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना, 28 और 18, 46, चेक कर लेना एक बार, और 40, राइट। अब यहां पे हम क्या केओ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे को केओ में 2 एलिमेंट चाहिए ना, एक EBIT और एक टोटल वैल्यू, दोनों गिवन है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 46 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 46 लाख, इट्स कमिंग 13.04। और इसका तो आंसर 15% ही आना है, तो इसका केई और केओ दोनों सेम है। हालांकि आप करोगे 6 लाख डिवाइड बाय 40 लाख तो भी आपका आंसर वही होगा। एनआई विद टैक्स क्लियर है, विदाउट टैक्स। अब विद टैक्स में एक ही चीज एंटर होगी कि पूरे स्टेटमेंट में टैक्स भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनआई विद टैक्स की तरफ जाते हैं हम, एनआई विथ टैक्स, राइट। विद टैक्स में सेम स्टेटमेंट बनेगा, बस टैक्स एंटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या क्या है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई सेम चीज है। EBIT से शुरू कर रहे हैं, EBIT 6 लाख, फॉर्मेट इज एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट टैक्स। माइनस इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट कितना होगा, 1,80,000 और 0, तो ये आ गया आपका 4,20,000 और 6 लाख, राइट। साथ के साथ कैलकुलेट करते हुए जाना आप भी, राइट, डायरेक्ट नोट डाउन मत करना, मजा नहीं आएगा। 4,20,000 और 6 लाख, इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे एट द रेट, टैक्स 35% है क्या, चेक कर लेते हैं हम। टैक्स रेट इज 35%, ठीक है, राइट। 4,20,000 इंटू 35%, 147, और 6 लाख इंटू 35%, 147 माइनस इक्वल टू करें हम 4,20,000 माइनस 147, 273। आप माइनस इक्वल टू शॉर्टकट यूज कर सकते थे, 273। फिर 6 लाख इंटू 35%, 6 लाख
मल्टीप्लाई 35% वाला बटन, 210 माइनस इक्वल टू करोगे तो आ जाएगा 390, राइट। ये आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद की कहानी तो सेम है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय हम करेंगे केई, कितना क्वेश्चन में गिवन है 0.15, यहाँ का केई गिवन है, वही यहाँ पे भी हो जाएगा 0.15, तो आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें जोड़ देंगे हम वैल्यू ऑफ डेट, तो आ जाएगा हमारा टोटल वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा टोटल वैल्यू, राइट। बताओ ये टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ डेट 18 लाख, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ 0 है, तो 273 डिवाइडेड बाय 0.15, 18,20,000, और 390 डिवाइड बाय 0.15, 26 लाख। तो ये 18 और 18 36, 36,20,000, और यहां पे आ गया 26 लाख, राइट। लेकिन अब यहां केओ का जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, केओ का फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, केओ का फॉर्मूला लगेगा ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, राइट। टोटल वैल्यू हमारे पास है, ईबीआईटी को आफ्टर टैक्स करना है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, यानी कि 6 लाख इंटू 0.65, तो 390 डिवाइडेड बाय 36,20,000 इंटू 100, राइट। 10.77, 10.77%, और वहां पे 15% ही आएगा, चेक कर लो। क्या ये कहानी भी क्लियर है? 100%। बढ़े आगे, चलो अब हम बढ़ रहे हैं एनओआई, एनओआई विदाउट टैक्स और एनओआई विद टैक्स। जब एनओआई पढ़ रहे होंगे तो एनओआई में हमारा टारगेट क्या होता है, जहन में टारगेट है तो बहुत कुछ हद तक क्वेश्चन क्लियर है। एनओआई विदाउट टैक्स, एनओआई विदाउट टैक्स, एनओआई विदाउट टैक्स में हमारा टारगेट होता है केई, और केई के लिए हम वैल्यू ऑफ इक्विटी और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दो अमाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अमाउंट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मेरे हिसाब से आसान है। लेट्स से कि स्टेप नंबर 1 में हम अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दोनों फर्म का एक साथ निकाल लेते हैं, कंपनी एक्स कंपनी वाई, राइट। विदाउट टैक्स है तो टैक्स नहीं आएगा, राइट। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, हमें इससे पिछले वाले क्वेश्चन है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि आ रहा है 420 और 6 लाख, राइट। ईबीआईटी 6 लाख माइनस 180, वो सब कुछ हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। पहली स्टेप क्लियर है कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं। लेकिन दूसरी स्टेप हमें चाहिए, सेकंड स्टेप में हमें क्या चाहिए, राइट। सेकंड स्टेप में चाहिए हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी किसका, कंपनी एक्स का और कंपनी वाई का। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला वो केई वाला तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि केई हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि हमने लिखा था टोटल वैल्यू, अगर हम पहले निकाल लें और उसमें से माइनस कर दें वैल्यू ऑफ डेट। अब टोटल वैल्यू के लिए भी हमें चाहिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, तो आ जाएगा टोटल वैल्यू, और इस टोटल वैल्यू में से वैल्यू ऑफ डेट अगर लेस कर दें तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, करेक्ट। अब ईबीआईटी है 6 लाख और 6 लाख, राइट। केओ तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो आपको ध्यान होगा कि इस कंपनी का केई गिवन है, और इस कंपनी का केई और केओ दोनों क्या होंगे, इस कंपनी का केई और केओ दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यही केई यही केओ, और एक बार केओ आ गया तो वही केओ यहां पे भी इज इट इज सेम हो जाएगा 0.15, राइट। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.15 कितना आया, 40 लाख। तो 40 लाख की आपकी ये टोटल वैल्यू आ गई, यहां पे भी और यहां पे भी। इसमें से लेस किया वैल्यू ऑफ डेट कितना, 18 लाख और 0, राइट। तो आ गया हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 22 लाख एंड 40 लाख। थैंक यू दादा। ठीक, अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आपने स्टेप नंबर 1 में निकाल ही लिया था, राइट। वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने स्टेप नंबर 2 में निकाल ही लिया, तो क्या के ही नहीं निकाल सकते हम कि स्टेप नंबर 1 डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 2, राइट। कि 4,20,000 डिवाइडेड बाय 22 लाख,
4.2 डिवाइडेड बाय 22%, 19.09। और मैं यहाँ का तो आंसर बिना देखे बोल सकता हूँ कि यहाँ का आंसर 15% ही आएगा। इसका की क्यों सब सेम ही है। लिखना जरूर पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भैया कंपनी वाई की कैलकुलेशन तो सब जगह 15 ही रहेगी, तो हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करते, एक्स की करते, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 15% ही आएगा, ये श्योर है, राइट। अब एन ओ आई विथ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विथ टैक्स हमें समझना होगा। एन ओ आई विथ टैक्स, एन ओ आई विथ टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप में आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड, वैल्यू ऑफ लीवर्ड, वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और आखिरी 5वां स्टेप होगा केई की कैलकुलेशन। तो शुरू के 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी के 3 स्टेप तो ऑटो फॉर्म में मूव हो रहे हैं, क्योंकि आगे के 3 स्टेप तो हमें पता है कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वैल्यू ऑफ इक्विटी जब तक नहीं आएगा तब तक केई नहीं आ सकता। तो स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। हालांकि इसको हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वापस से रिपीट कर रहा हूं, राइट। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म कैसे निकलेगा? ईबीआई, और विद टैक्स है तो अब टैक्स आएगा। ईबीआईटी 6 लाख माइनस इंटरेस्ट, बोले इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा पीबीटी, क्योंकि अनलिवर्ड फर्म है। पीबीटी आ गया 6 लाख, माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 35%, तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर डिवाइडेड बाय हम केई कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वही वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म होगा, राइट। तो कितना आ रहा है ये? आई थिंक 26 लाख आ रहा होगा। 6 लाख मल्टीप्लाई 0.65 डिवाइड बाय 0.15, 26 लाख। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, राइट। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। अब कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, तो लीवर्ड फर्म जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डी इंटू टी करते हैं क्या हम, राइट। ये ध्यान रखना, ये अलग हिस्सा है और पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड है 26 लाख, प्लस डी है डेट जो है वो है 18 लाख। 18 लाख का 35% टैक्स बेनिफिट हम जोड़ देंगे, राइट। तो 18 लाख का 35 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 इंटू 0.35, राइट, प्लस इसमें कर दें 26, तो ये 32.3 आ जाएगा, राइट। 32,30,000 ये टोटल वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आया। लीवर्ड फर्म मतलब बता सकते हो कौन सी फर्म? कंपनी एक्स, राइट। अब हम एक्स पे शिफ्ट हो गए। कंपनी वाई में तो अगेन कोई जरूरत नहीं, कंपनी वाई में ये फंडा समझने की जरूरत नहीं। एक्स में ही बहुत सारा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया वो एक्स में आया, वाई में तो कहीं कुछ नहीं। वाई तो ये यही आंसर हो गया वाई का, राइट, कि आपका ये वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म है, आपके पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप 15% पे पहुंच जाओगे। मेन चीज एक्स की है कि कैलकुलेट करना। अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें 3 एलिमेंट चाहिए टोटल। इवन तीसरे एलिमेंट के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और एक चाहिए हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब अगर मैं स्टेप नंबर 3 मिक्स कर दूं, यहां पे चलेगा क्या? समझने के लिए कर रहे हैं कि लेस अगर इसमें से कर दूं मैं वैल्यू ऑफ डेट, तो क्या ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा कि कंपनी एक्स का? अगर इसमें से वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि ये तो टोटल वैल्यू है, इसमें से 18 लाख अगर मैंने लेस कर दिया तो मेरा कंपनी एक्स का वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो कितना था? 32,30,000, 32.3 माइनस 18, तो 14,30,000 मेरा ये आ गया, 14,30,000, राइट। अब मैं अगले स्टेप में अगर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाल लूं कहीं से, तो क्या केई आ जाएगा क्या? कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आया तो उसको डिवाइड कर दूं 14,30,000 से, तो मेरा केई आ जाएगा। आप जब निकालोगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी एक्स का, कंपनी एक्स का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालोगे तो क्या वही यही आएगा क्या जो हमने पहले निकाल लिया था? 2,73,000। बात तो एक ही है, एज इट इज यहां से उठा लूं मैं। एग्जाम में आपको अलग से करना है, मैं अभी यहां से उठा रहा हूं 273, राइट, कि माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सब करके आया, तो 273 ये आ गया।
अब 273 को डिवाइडेड बाय 1430 करूं, 2,73,000 डिवाइडेड बाय 14,30,000 इंटू 100 करो तो आएगा 19.09। और मजे की बात यह है कि इसका आंसर और विदाउट टैक्स का आंसर सेम आ रहा है, बस तरीका अलग है। लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट विदाउट टैक्स सॉल्व करके आंसर निकाल ले। एग्जामिनर आपसे यही स्टेप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा। करेक्ट है क्या? तो विद टैक्स विदाउट टैक्स बहुत आसान है, एनआई एनओआई, राइट। अगर एक क्वेश्चन आप कोई सा भी वापस प्रैक्टिस कर लोगे सेम पैटर्न पे, पैटर्न इज सेम, डेटा अलग ले लो, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है। जो चीज आप समझने लायक इस चैप्टर में है वो है मोदिग्लानी एंड मिलर, एम एंड एम के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। कंसेप्ट हमने समझा, राइट, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी एक आध कंसेप्ट हमें समझने की जरूरत है कि एम क्या बोलना चाह रहा है। एम ये बोलता है कि जिस फॉर्म की वैल्यू ज्यादा है, राइट, एक रूल बना रखा है कि जिस फॉर्म की वैल्यू हाई है उसको हम सेल करेंगे और जिस फॉर्म की वैल्यू कम है उसको हम बाय करेंगे। एक रूल बनाया है एम में, राइट, कि जिस फॉर्म की वैल्यू ज्यादा है, हाई वैल्यू फॉर्म अगर कोई है तो उसके शेयर्स को हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स को हम बेचेंगे, राइट। और लो वैल्यू फॉर्म जो होगी, लो वैल्यू फॉर्म के शेयर को हम खरीदेंगे। ऐसा मोदिग्लानी एंड मिलर पहले से बता रहा है। अब लो और हाई कैसे पता चलेगा? कैलकुलेट करके पता चलेगा। हम दो कंपनी की कैलकुलेशन करेंगे और पता चल जाएगा एक फर्म की वैल्यू ज्यादा है, एक फर्म की वैल्यू कम है, राइट। वहां से पता चल जाएगा कि किस फर्म की वैल्यू ज्यादा है, किस फर्म की वैल्यू कम है, ठीक। तो अब हम मोदिग्लानी एंड मिलर के क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, राइट। 5 का डेटा देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं 1,80,000, 2,70,000। फेस वैल्यू दिया है 10 और 10, तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी तो अलग भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू चाहिए हमको। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, मतलब ये KE है, दोनों का KE दे दिया आपको, राइट। KE अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ अजम्पशंस का हिस्सा हम नहीं मान रहे, जो इन्होंने दिया वो मान लेंगे। तो KE 10 और 12 होता तो हम 10 और 12 ले लेते। 6% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की वैल्यू दी है तो इससे डिबेंचर का इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EBIT आपको दिया है 324। डिविडेंड पे आउट 100% नहीं भी दिया होता तो हम 100% ही मानते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द मोदिग्लानी एंड मिलर, हाउ अंडर मोदिग्लानी एंड मिलर एन इन्वेस्टर होल्डिंग 15% शेयर विल बी बेटर ऑफ स्विचिंग, राइट। वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करेगा तो उसके लिए ठीक होगा, ये आपको प्रेजेंट करना है, राइट। अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होगा तो दो अप्रोचेज अलग अलग होगी। एक किस कंपनी से किस कंपनी में शिफ्ट हो रहा है, अगर लिवर्ड टू अनलिवर्ड हो रहा है तो अप्रोचेज अलग होगी, अनलिवर्ड टू लिवर्ड हो रहा है तो अप्रोचेज अलग होगी, राइट। हम दोनों क्वेश्चन, दोनों सिचुएशन डील करने की कोशिश करेंगे, राइट, कि लिवर्ड टू अनलिवर्ड और अनलिवर्ड टू लिवर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 1 हमेशा कॉमन होगा, लिवर्ड टू अनलिवर्ड हो या अनलिवर्ड टू लिवर्ड हो, स्टेप नंबर 1 में कभी चेंज नहीं आएगा। वो स्टेप नंबर 1 क्या होगी? वो होगी कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू, हमेशा यही होगी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू। क्या ये हमें आता है क्या टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना, कि वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट दोनों कैलकुलेट करके दोनों को जोड़ दो? ये हमें आता है, राइट। वही जो हमें अप्रोच आती है ना, एग्जैक्टली जो हमने अभी एनआई में सीखी है, वही अप्रोच यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करनी है। कंपनी कौन कौन सी है? कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए कंपनी बी, राइट। यहाँ पे आप EBIT से शुरू करो, EBIT माइनस इंटरेस्ट तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको डिवाइड बाय KE कर दो तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, और इस वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दो तो आ जाएगा टोटल वैल्यू, करेक्ट। चलो EBIT कितना है? 324 माइनस इंटरेस्ट कितना है? तो 54,000, 9 लाख का 6%, 54,000 और 0। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गया ये 2,70,000, चेक कर लेना एक बार, और 3,24,000 डिवाइड बाय KE करेंगे 0.10 तो ये आ जाएगा 27 लाख और ये आ जाएगा 32,40,000, करेक्ट। वैल्यू ऑफ डेट इन्होंने दिया ही है 9 लाख और यहाँ पे 0, 9 लाख इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 लाख
यहाँ पे आ जाएगा और 32,40,000 यहाँ आ जाएगा। करेक्ट। किस फर्म की वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली होल्डिंग आपको उसी फर्म की दी होगी। तो कभी कभी ऐसा होगा कि इन्होंने होल्डिंग देखो देखो आप होल्डिंग दे दी है कि 15% कंपनी ए के मालिक हो आप, 15% कंपनी ए के आपके पास शेयर्स है। अगर ये ना दिया होता तो हमें अजम्पशन लेनी पड़ती। तो अजम्पशन हम जनरली 10% लेते हैं कि 10% होल्डिंग है हमारे पास। किस कंपनी की होल्डिंग है ये अजम्पशन लेने के लिए हमें ये देखना होता कि किस फर्म की वैल्यू ज्यादा है। इस फर्म की वैल्यू ज्यादा है ना, तो हम बोलते हैं कि वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर हैविंग 10% होल्डिंग ऑफ कंपनी ए। करेक्ट। अब ये जो होल्डिंग आपके पास है, ये जो होल्डिंग आपके पास है, वो होल्डिंग टोटल वैल्यू की होल्डिंग नहीं है, आपके पास होल्डिंग इक्विटी शेयर्स की है। राइट, आपके पास होल्डिंग इक्विटी शेयर्स की है। गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना आप, होल्डिंग जब भी होती है हमारे पास इक्विटी शेयर्स की। डिबेंचर के मालिक थोड़ी हम इक्विटी शेयर्स के। राइट, हम कंपनी के मालिक है, और कंपनी के मालिक तब बनेंगे जब हमारे पास इक्विटी शेयर्स होंगे। तो जब आप 15% के शेयर्स बेचोगे ना, तो वो 15% के शेयर बेचोगे तो इस अमाउंट का 15% आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो टोटल वैल्यू है। आपको मिलेगा ऑब्वियसली इक्विटी का 100% 27 लाख है, तो इसका 15% कितना होगा, तो वो आपको मिलेगा। श्योर? तो आपको इक्विटी का पैसा मिलेगा। ये ध्यान रखना है, जिस फर्म की वैल्यू ज्यादा है वो सेल होगी, जिस फर्म की वैल्यू कम है वो बाय होगी। राइट, स्टेप नंबर 1 केवल इतना ही डिसाइड करने के लिए होता है कि किस फर्म की वैल्यू ज्यादा है, किस फर्म की वैल्यू कम है। स्टेप नंबर 2 और 3 बहुत अच्छी स्टेप्स है। स्टेप नंबर 2 और 3 में हमें ध्यान रखने की जरूरत है कुछ। स्टेप नंबर 2 पे जा रहे हैं। 2 है कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। राइट, किस कंपनी से किस कंपनी में स्विच हो रहा है। तो यहां हम जो स्विच हो रहे हैं, यहां हम जो स्विच हो रहे हैं ए कंपनी से बी कंपनी में। ए कंपनी के शेयर हम सेल कर रहे हैं और बी कंपनी के शेयर हम बाय कर रहे हैं। तो जिसको हम सेल कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट से जा रही है, जिसको हम बाय कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट में आ रही है। तो हम लीवर्ड से अनलीवर्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। हम किससे शिफ्ट हो रहे हैं? लीवर्ड से अनलीवर्ड में। तो ये ध्यान रखना होगा कि लीवर्ड से अनलीवर्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए के शेयर जब हम सेल करेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास? 27 लाख का 15%। राइट, तो 27 लाख इंटू 15%, निकालो फटाफट। 27 इंटू 0.15, 4,05,000 रुपए। 4,05,000 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। राइट, इनफ्लो आउटफ्लो को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करना है। 4,05,000 रुपए आएंगे क्योंकि बेच रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नो एडिशनल रिस्क, इसको समझना जरूरी होगा। राइट, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। राइट, डिटेल में हमने क्लास में 2 दिन लगाए थे इस कंसेप्ट को समझने, लेकिन आज रिकॉल कर रहे हैं कि जिस कंपनी से हम जिस कंपनी में स्विच हो रहे हैं, इस कंपनी में रिस्क थी मतलब डेट थी, और इस कंपनी में रिस्क नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, जितनी रिस्क पहले थी उतनी रिस्क बाद में भी चाहिए। तो उस रिस्क को लेने के लिए हम पर्सनल कैपेसिटी में बोरोइंग करेंगे कि पहले कितनी रिस्क थी? 100% रिस्क 9 लाख की थी, तो 9 लाख का 15% हमारी रिस्क थी, तो उतनी रिस्क हम वहां पे दूसरी कंपनी में भी लेंगे। अब क्योंकि दूसरी कंपनी में तो रिस्क है नहीं, तो हमें रिस्क पर्सनल कैपेसिटी पे लेनी होगी, मार्केट से आउटसाइड बोरोइंग करनी होगी। तो मार्केट से बोरोइंग करेंगे हम यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिस्क को मेंटेन करना है। जितने रिस्क पहले थे उतने रिस्क बाद में भी। कितना? 9 लाख का 15%, 9 लाख इंटू 15%, 9 लाख इंटू 0.15। राइट, 1,35,000, 1,35,000। तो ये भी पैसा हमारी पॉकेट में आ जाएगा। पैसा पॉकेट में रखना ही नहीं है, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी है। राइट, ना पैसा प्लस होना चाहिए ना पैसा माइनस होना चाहिए। पॉकेट का जितना पैसा आपके पॉकेट में पहले था उतना ही रहना चाहिए। राइट, और ये वाले जो ट्रांजेक्शन है ये आपके पॉकेट में नहीं आने चाहिए। तो ये वाले ट्रांजेक्शन एज इट इज दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। तो टोटल पैसा जितना भी आया, राइट, ये आया आपका 5,40,000 रुपए, ये कंपनी बी में इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट इन कंपनी बी। करेक्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट वाली स्टेप क्लियर हो गई कि हम जिस कंपनी से शिफ्ट हुए उस कंपनी में लोन था, और जिस कंपनी में शिफ्ट हुए उस कंपनी में लोन नहीं था। तो लोन तो चाहिए, क्योंकि पहले था तो बाद में भी चाहिए। जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन बाद में भी कैरी ऑन होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हमने पर्सनल कैपेसिटी में उतना लोन ले लिया। करेक्ट, और आगे गए। राइट, और स्टेप नंबर 3 की तरफ गए। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सारे रिटर्न को कंपेयर कर रहे हैं कि पहले कितना कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। तो आज जितना कमाएंगे ना वो एक्स्ट्रा ही आएगा, ये श्योर है, वो एक्स्ट्रा आएगा, उसी को हम आर्बिट्रेज गेन बोलते हैं। तो हम आज कितना कमा रहे हैं, तो आज कंपनी बी में हमारा इन्वेस्टमेंट है कितना? 5,40। तो 5,40 के हिसाब से कमाएंगे। 5,40 मल्टीप्लाई के ई, जो कि है 10%। राइट, 5,40 मल्टीप्लाई के ई, ये किसका रिटर्न है? कंपनी बी का रिटर्न है।
तो कितना हो गया 54,000, यस या नो? फिर हम इसमें से वो लेस, क्योंकि कंपैरिजन तो तभी होगा जब हम पुराना रिटर्न लेस करेंगे। तो कंपनी ए में भी हम कुछ कमा तो रहे थे कि कंपनी ए में हमारा इन्वेस्टमेंट 4,05,000 रुपए था, जिस पे हम 10% के हिसाब से केई जो कमा रहे थे वो 40,500, तो हम कंपनी ए में भी कमा रहे थे। ऊपर से हमने एक बोरोइंग और ली, उस बोरोइंग का इंटरेस्ट भी हमारा नुकसान है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे? ये कितना लेस करेंगे? बोरोइंग हमने लिया 1,35,000, अब सवाल ये है कि कितना इंटरेस्ट, ये बोरोइंग कितने परसेंट पे लेंगे? तो जिस परसेंट पे आपका पहले से डेट था, इन्वेस्टर कैन बोरो एट द सेम रेट एट विच फर्म कैन, जिस रेट पे आपकी बोरोइंग थी उसी रेट पे आपको मार्केट से भी बोरोइंग लेनी है। ऐसा अजम्पशन है, मान लिया जाएगा कि आपको 6% पे लोन मिल गया। इन प्रैक्टिकल सा है कि 6% पे लोन मिलेगा, लेकिन मानना पड़ेगा। तो 6% आपको यहाँ पे बोरोइंग का इंटरेस्ट लगेगा, 1,35,000 का 6%, तो 135 मल्टीप्लाई 0.006, ये गलत हो गया, 8,100 आ रहा है आई थिंक, राइट, 8,100, राइट, क्रॉस चेक कर लेना। 54,000 माइनस 40,500, 54,000 माइनस 40,500 माइनस 8,100, तो ये आ रहा है 5,400 का आपका नेट गेन होगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर अंडर लीवर्ड टू अनलीवर्ड शिफ्टिंग अंडर मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। इज इट क्लियर? ये लीवर्ड टू अनलीवर्ड था। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करते हैं जिसमें अनलीवर्ड टू लीवर्ड हो, राइट। मैं जो क्वेश्चन एक एक कर रहा हूं आप घर पे बिना देखे, राइट, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है मोदिग्लानी एंड मिलर के, जिसके बाद में जब प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिस्ट है तो वहां पे बिना देखे आप एक लीवर्ड टू अनलीवर्ड है, एक अनलीवर्ड टू लीवर्ड, वो आप जरूर कर लेना ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। डाउट अगर कुछ आ रहा है तो बिल्कुल बिंदास होकर मुझसे पूछना ऑन टेलीग्राम या ऑन कॉल, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो अनलीवर्ड टू लीवर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में जब हम जाएंगे तो पहली स्टेप हमें कैलकुलेट करने की, हालांकि पहली स्टेप आपको एग्जाम में लिखनी है लेकिन यहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन ने प्रिंट करके दी है। क्या ये स्टेप नंबर 1 ही तो है, राइट, कि वैल्यू ऑफ फर्म आपको दिया है। अब वैल्यू ऑफ फर्म आपको दिया है और वैल्यू किसकी ज्यादा है? इस फर्म की वैल्यू ज्यादा है तो इसको करेंगे सेल, इस फर्म की वैल्यू कम है तो इसको करेंगे बाय। और क्वेश्चन ने परसेंटेज भी नहीं दिया, क्वेश्चन ने परसेंटेज भी नहीं दिया कि क्या करना चाहिए, परसेंटेज नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे। तो पहली स्टेप बड़ी क्लियर है, हम सीधा सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहली स्टेप में कोई खास बात है ही नहीं, सेकंड और थर्ड स्टेप में ही है जो भी है। अब क्या हो रहा है कि सेकंड स्टेप पर जाने से पहले एक चीज समझो आप, अब ऐसा हो रहा है कि जिस कंपनी से आप जिस कंपनी में शिफ्ट हो रहे हो उस कंपनी में रिस्क नहीं थी और बाद में रिस्क आ रही है, तो वो रिस्क नहीं चाहिए, तो उस रिस्क को नलीफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो रिस्क तो आएगी आएगी, उस कंपनी में डेट है ही है। आप डेट रीपेमेंट तो नहीं करवा सकते कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फोन करो और बोलो कि साहब रीपेमेंट करो, राइट, हमको मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच फॉलो करना है और जिस कंपनी से हम जिस कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट, उस कंपनी में लोन है, राइट। अब लोन हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पहले लोन नहीं था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे साहब आप पे कर दो अगर आपको इतनी चिंता हो रही है, तो हम तो पे करना चाहते हैं, हमारे पास है नहीं, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा कर नहीं पाओगे आप, अब ऐसा कर नहीं पाओगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इस रिस्क को नलीफाई करने के लिए, इस रिस्क को नलीफाई करने के लिए आपको एक डिपॉजिट क्रिएट करना पड़ेगा, कि एक लोन आ रहा है उस लोन के अगेंस्ट में डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा, दोनों एक सेम परसेंटेज का लोन, एक सेम परसेंटेज का डिपॉजिट, दोनों आपस में नलीफाई होकर रिस्क क्या हो जाएगी, 0। तो आपको पहली रिस्क 0 थी तो बाद में भी रिस्क क्या होनी चाहिए, 0, करेक्ट। तो सेकेंड स्टेप में हम सीधा एंटर हो रहे हैं मोदिग्लानी एंड मिलर का, राइट, M एंड M। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्टेप नहीं कर रहे हैं, सीधा सेकंड स्टेप कर रहे हैं, राइट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। अब इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे, तरीका वही है, जिस कंपनी को सेल करना है उसको सेल ही करेंगे, जिसको बाय करना बाय ही करेंगे। तो सेल कौन सी करेंगे, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी यू, कंपनी यू के शेयर सेल करेंगे। कंपनी यू की इक्विटी की वैल्यू है 10 लाख और इसकी होल्डिंग कितनी है नहीं पता, तो हम 10% क्या करेंगे, ये 10% हमने अज्यूम किया है,
राइट, इसका एक नोट भी डालेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट होल्डिंग वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर हैविंग 10%, 10 की जगह 20, 15 कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बस मैं एक सहूलियत वाला डेटा दे रहा हूं कि 10% अज्यूम करना ज्यादा ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख रुपए आपके पास आएंगे। अब इस 1 लाख रुपए में से डिपॉजिट भी करना है और इन्वेस्टमेंट भी कर, पॉकेट से तो कुछ मिलाना नहीं, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो डिपॉजिट कुछ करेंगे तो वो पॉकेट से पैसे चले जाएंगे, तो ये जो पैसे आएंगे वो कंपनी एल में इन्वेस्ट होंगे। अब सवाल ये है कि ये डिपॉजिट कैसे करेंगे, क्योंकि पहले तो क्या था कि पहले जिस कंपनी से हम जिस कंपनी में शिफ्ट हो रहे थे, ये वाले क्वेश्चन में आता हूं मैं, जिस कंपनी में शिफ्ट हो रहे थे, इस कंपनी का परसेंटेज हमारे पास पहले से था, तो हमें ये पता था कि इसकी 15% रिस्क हमारी होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जिस कंपनी में हम स्विच हो रहे हैं उस कंपनी का होल्डिंग का परसेंटेज हमें नहीं पता, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितना मालिकाना हक इस कंपनी का आएगा, तो कितनी रिस्क आएगी। तो इसको डील करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप रेशियो बांट लो। ये रेशियो क्या है, इक्विटी और डेट का रेशियो है 2:1, 6:3, 2:1 बातें की, राइट, 2:1 रेशियो है। तो आप क्या करो, 2:1 में ही आपके पैसे को बांट दो, 1 वाले रेशियो डिपॉजिट कर दो और 2 वाला रेशियो इक्विटी में डाल दो। करेक्ट है क्या, राइट, यानी कि आपके पास जो टोटल 1 लाख रुपए आए हैं, इस 1 लाख को डिपॉजिट क्रिएट करते टाइम 1 लाख मल्टीप्लाई, राइट, 1 लाख मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 हम इसमें डाल देंगे और 2/3 ऑटोमेटिक बचा हुआ, तो 1 लाख 1/3 यानी कि 33,333 यहां डल जाएगा, 66,667 कंपनी एल में इन्वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट, श्योर, क्लियर है ये। लोन वाले केस में हमने क्या किया था कि लोन वाले केस में हमने सीधा परसेंटेज ही ले लिया, क्या, क्योंकि जिस कंपनी में हमारी रिस्क थी उस कंपनी का मालिकाना परसेंटेज हमें पहले से पता था। लेकिन यहां जिस कंपनी में हम स्विच हो रहे हैं उस कंपनी का मालिकाना हक हमें पहले से पता नहीं है और हमें कनेक्ट तो उसी कंपनी के डेट से करना है। डेट्स वाई हमने डेट इक्विटी के रेशियो में बांट दिया, जो इक्विटी का रेशियो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, जो डेट का रेशियो उसको डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट कितने परसेंट पे होगा, ये उतने ही परसेंट पे होगा जिस परसेंट पे उस कंपनी का इंटरेस्ट है वो है 12%, राइट, तो 12% पे ही डिपॉजिट होगा। करेक्ट। अब तीसरा स्टेप हमारा होगा, थर्ड स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नई कंपनी कौन सी है, नई कंपनी है कंपनी एल। कंपनी एल का रिटर्न किस पे मिलेगा, जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 66,667 मल्टीप्लाई केई। अब केई भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अगर हम जाएं तो केई गिवन नहीं है, लेकिन केई का फॉर्मूला हमें पता है कि केई हम कैसे निकालते हैं, कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, दोनों गिवन है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर गिवन है, वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है, तो 214 डिवाइडेड बाय 6, 2.14 डिवाइडेड बाय 6%, तो 35.67% आपका यहां आ जाएगा, 35.67% ये आपका कंपनी एल का अर्निंग हो जाएगा, राइट। इसमें से लेस कर देंगे हम कंपनी यू का अर्निंग, इसमें से लेस कर देंगे कंपनी यू का अर्निंग। 1 लाख इन्वेस्टमेंट था हमारा कंपनी यू में और 1 लाख पे हम कमा रहे थे कितना, केई 250 डिवाइड बाय 10 यानी कि 25%, केई 25% हम यहां ले लेंगे, 25%। और एक चीज एड ऑन होगी, एक चीज प्लस होगी, ऐड होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट का इंटरेस्ट ऐड होगा, तो ये फाइनल जो नेट प्रॉफिट आएगा, आई एम 100% श्योर कि ये पॉजिटिव ही आएगा। चेक कर लो आप, ये 25,000 नेगेटिव है और ये दोनों बचे हुए जो हैं ये प्लस प्लस है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना होगा, 33,333 मल्टीप्लाई 12%, राइट। देख लेते हैं, 33,333 इंटू 0.12, राइट, तो ये होगा 4,000 प्लस हो रहा है, और 66,667 मल्टीप्लाई कितना, 35.67 मल्टीप्लाई 35.67%, 23,780। तो ये जो आप रिटर्न निकालोगे, राइट, वो आपका पॉजिटिव आ ही जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। आई डोंट थिंक अब कोई कैलकुलेशन पार्ट बचा है। तो दिस इज अबाउट अनलिवर्ड टू लिवर्ड शिफ्टिंग। क्रक्स अगर मैं बता दूं कि लिवर्ड से अनलिवर्ड में जब जाते हो तो पहले डेट था, तो बाद में भी डेट पर्सनल कैपेसिटी में लेंगे।
अनलिवर्ड टू लिवर्ड में जाते हो तो पहले डेट नहीं था तो बाद में भी डेट नहीं चाहिए, अब डेट आ जाएगा तो उसको नलीफाई करने के लिए डिपॉजिट कर देंगे। मतलब जो सिचुएशन आपकी पहले थी डिसीजन उसके हिसाब से होगा, करेक्ट। अब एक आखिरी अप्रोच बची है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके क्वेश्चन एज सच करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है, WACC। मतलब ऐसी कोई टेबल दी होती है जिसमें इक्विटी डेट का अमाउंट है, डेट की कॉस्ट है, इक्विटी का अमाउंट है, इक्विटी की कॉस्ट है। तो डेट का अमाउंट इंटू डेट की कॉस्ट, इक्विटी का अमाउंट इंटू इक्विटी की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, आपका KO आ जाएगा। फिर डेट का अमाउंट इंटू डेट की कॉस्ट, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये डेट की कॉस्ट जो दी है ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है। अगर ये बिफोर टैक्स है तो इसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये बिफोर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स करेंगे। जैसे 40% आपका टैक्स रेट है तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 6.6 एंड सो ऑन, राइट। ऐसे ही हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 से करेंगे, 50,000 इंटू 6, 4,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5 लाख, राइट। 1 लाख इंटू 6, 4 लाख इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 5 लाख टोटल। ऐसे KO निकालते हुए जाओगे, जिसका KO सबसे कम होगा उसको बोल दोगे आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो नथिंग न्यू, नथिंग टेक्निकल इन ट्रेडिशनल अप्रोच, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक एक क्वेश्चन सब कैटेगरी का आप घर पे जाके आज होमवर्क कर रहे हो यार, राइट। डाउट है तो मुझसे पूछ रहे हो। एक एक क्वेश्चन अगर कर लिया आज के आज तो आपकी ये प्रैक्टिस 100% हो जाएगी और इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। आज का टारगेट भी हमारा फुलफिल हुआ कि एक लेक्चर में पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया, और ऐसा हम सब टॉपिक में करने की कोशिश करेंगे एक्सेप्ट कैपिटल बस्टिंग, राइट। वहाँ हमें 2-3 लेक्चर लगेंगे, वो आपको भी पता है, राइट। उसमें जल्दबाजी कर भी नहीं सकते। तो कैपिटल बस्टिंग को हो सकता है हम थोड़ा सा 1-2-3 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें। बाकी सारे टॉपिक आई विल ट्राई कि एक सिंगल लेक्चर में विद क्वेश्चंस कवर हो पाए, इंक्लूडिंग ऑल। टारगेट ये नहीं है कि टाइम कम किया जाए, टारगेट ये है कि कंसेप्ट सारे कवर किया जाए। अगर लग रहा है कि किसी टॉपिक में कंसेप्ट कवर नहीं हो पाए तो हम ऑब्वियसली लेक्चर भी बढ़ाएंगे। टारगेट इस कंसेप्ट सारे कवर होने के बाद वो एक लेक्चर में कवर हो पाए, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, राइट। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, नेट का रिचार्ज करना बंद कर दो, नेट उतना ही यूज करो जितनी जरूरत है, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।